मुकेश साहनी who's joining me live right now। मुकेश जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको उप मुख्यमंत्री का चेहरा बना के आगे तो खड़ा कर दिया गया है, पर सवाल ये भी बहुत से लोग उठा रहे हैं कि पोस्टरों में सिर्फ तेजस्वी यादव का चेहरा दिख रहा है, राहुल गांधी तक नहीं उसमें मौजूद है। क्या कहना है आपका, ऐसा क्यों किया गया है? नहीं, देखिए, इस पे आप लोग सवाल खड़ा कर सकते हैं और बाकी लोग भी कुछ इस पर सोच सकते हैं, बट इस पर हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनना है और महागठबंधन में तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के लीड कर रहे हैं और वो मुख्यमंत्री बनेंगे सरकार बनने के बाद। और पोस्टर से क्या जाता है, मतलब रहा कि महागठबंधन तो एक अलायंस है ना, तो पोस्टर पे तो पूरे अलायंस का एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, सबका यही सवाल है। नहीं, वो है, वो दिख रहा है, बट कुछ कुछ पोस्टर में सेपरेट है। अभी राष्ट्रीय जनता दल का अगर पोस्टर है तो उसपे तो डेफिनेटली वो सिर्फ तेजस्वी प्रसाद यादव जी का पोस्टर होगा। विकासशील इंसान पार्टी का अगर पोस्टर है तो सिर्फ मुकेश सहनी दिखेंगे, या कांग्रेस पार्टी का अगर पोस्टर है तो उसमें सिर्फ राहुल जी दिखेंगे। जब गठबंधन की बात होती है तो वहाँ पे निश्चित तौर पर गठबंधन का पोस्टर दिखता है। गठबंधन का पोस्टर ऑलरेडी डिजाइन हुआ है और आप जब चाहेंगे तभी आपके पास मैं भेज सकता हूँ। और इस पर बहुत ज़्यादा ये नहीं है, जनता के बीच में मैसेज है कि देखिए, कांग्रेस पार्टी हमारे नेशनल अलायंस पार्टनर है, सबसे बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, और उनके साथ हम लोग बिहार में तो गठबंधन में सबसे अधिक सीट पे लड़ रहे हैं, हम लोग से ज़्यादा 60 सीट प्लस लड़ रहे हैं। और राष्ट्रीय जनता दल लड़ रहे हैं, उसके बाद CPI CPM लड़ रहे हैं। और हाँ, की फेस की बात हो तो तेजस्वी यादव जी के फेस पे चुनाव हो रहा है। चलिए, मैं उस पोस्टर का इंतजार करूंगी, मैं पोस्टर का इंतजार करूंगी जिसमें आपका चेहरा भी मौजूद होगा। अब बात करते हैं चिराग पासवान जो प्रश्न खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यदि मुस्लिम वोटर इतना प्यारा है महागठबंधन को, तो उन्होंने किसी मुसलमान का नाम क्यों नहीं डिप्टी CM के तौर पे खड़ा किया। नीतीश जी ने आज ही आरोप लगाया है कि 1989 के भागलपुर के सांप्रदायिक हिंसा के जो लोग शिकार हुए थे उनको लालू यादव नहीं न्याय दिला पाए, परंतु उनकी ही सरकार न्याय दिला पाई है। तो ये जो आरोप चल रहे हैं, दोषारोपण चल रहा है मुस्लिम वोट बैंक को लेके, आज ही RJD की स्टेज पे अनाउंसमेंट हुआ है कि यदि महागठबंधन आएगा तो वो वक्फ को डिसॉल्व कर देंगे। इस बारे में आपका क्या कहना है कि ये अलायंस क्यों नहीं कुछ कर पाया मुसलमानों के लिए, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं? देखिए, चिराग पासवान जी से सीख कर हमें हमारे महागठबंधन को नहीं चलाना है। चिराग पासवान जी को अगर कुछ सिखाना है तो भारतीय जनता पार्टी को सिखाए। जहाँ पे वो गठबंधन में है वहाँ पे खुद क्यों नहीं एक सीट उन्होंने मुस्लिम भाई को उन्होंने दिया, चिराग पासवान जी ने क्यों नहीं दिया। रहा दूसरी बात कि भाजपा से वो सवाल करे कि बार बार इस देश में नफरत की राजनीति क्यों कर रही है भाजपा, क्यों बीच बीच में मुसलमान भाई को बोलते हैं कि आप पाकिस्तान चले जाओ, क्यों बीच बीच में कहते हैं कि हम इस नाम को बदल के ये करना चाहते हैं। तो भाजपा को उनको सिखाने की आवश्यकता है, हमें सिखाने की जरूरी नहीं है। और बिहार ही नहीं, देश सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो या हम लोग किस तरीके से सेकुलर राजनीति करते, सामाजिक न्याय की बात करते, सबका साथ सबका विकास की बात करते, सभी जाति सभी धर्म को सम्मान करना हमें आता है। तो ये हमारी पॉलिसी है। यदि आप सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, यदि आप सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, महागठबंधन की जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें एक ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट किया गया था कि और भी डिप्टी CM होंगे, जो कि अशोक गहलोत साहब ने कहा था, और बाकी कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या मैं ये मानूं कि मुसलमानों को भी कोई रिप्रेजेंट करेगा यदि आप लोग सत्ता में आते हैं तो? निश्चित तौर पर जब हमने और कहा है तो निश्चित तौर पर उस दिन तक का इंतजार कीजिए हमारे सरकार बनने का। और सरकार बनने के बाद आप देखिएगा कि हम किनको किनको शामिल कर रहे हैं, उस दिन का इंतजार कीजिए। अगर मैंने और कहा है तो निश्चित तौर पे मेरे पास कुछ हिडन एजेंडा है और हिडन एजेंडा के तहत हम काम कर रहे हैं। अगर मुझे नाम को अगर डिक्लेयर करना होता तो हम कर दिए रहते। हमें पता है कि हमें किस समय में क्या काम करना चाहिए। हमें ना भारतीय जनता पार्टी ना ही चिराग पासवान से सीखने की आवश्यकता है। ये बात सही है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश सहनी के अलावा भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारे सरकार में होंगे। अभी कौन होंगे, नाम क्या होंगे, किस समुदाय से आएंगे, किस धर्म से होंगे, ये सब चीज़ जो है समय आने पे हम आपको जानकारी देंगे। अभी ये चीज़ें हमें बोलना आज उचित नहीं होगा, और ज़रूरी पड़ता तो हम बोलते और आगे भी ज़रूरी पड़ेगा तो हम बात रखेंगे। बट किसी के कहने से हम तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं चला रहे ना। यहाँ पे तो हम जीत हमारा लक्ष्य है
और एक जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो या सीएम का फेस हो, ये सब एक सुविधा है, कोई मेरा जागीर तो है नहीं। हमें एक प्रोफाइल हमें मिलता है कि ये काम करने के लिए समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा चेहरा है, ये तो आप मानते हैं, है ना? तो ईबीसी के लिए भी आप बहुत बड़ा चेहरा बनेंगे। और कर्पूरी ठाकुर भी बिहार में बीजेपी के लिए एक ईबीसी आइकॉन बन के आगे आए हैं, उनको बहुत सम्मान दिया है एनडीए सरकार ने। परंतु आज एक जननायक का टाइटल नहीं, अच्छा वो बात बाद में। पर आपको लगता है कि राहुल गांधी जननायक हैं और कर्पूरी ठाकुर का वो टाइटल छीन लिया गया है? आपको लगता है राहुल गांधी जननायक है? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। क्या वो टाइटल किसी और को जा सकता है? बिहार में क्या जननायक का टाइटल कर्पूरी ठाकुर को छोड़ के किसी और को दिया जा सकता है? देखिए, कर्पूरी ठाकुर जी की बराबरी बिहारी ने देश में संभव नहीं है कि कोई उनकी बराबरी कर ले। रहा कि कर्पूरी ठाकुर जी को अपमान करना या उनके टाइटल लेने का, ये कभी ना महागठबंधन या राहुल गांधी जी या हम लोगों का औकात भी नहीं कि उनकी टाइटल हम लोग लेने का काम करेंगे। कांग्रेस ने तो उनको जननायक बोला है राहुल गांधी जी को। नहीं, देखिए, अभी उनके कार्यकर्ता हो, शुभचिंतक हो, किसी को कुछ भी से संबोधित करेंगे। आज मेरे लोग हमें तो भगवान तक कह देते हैं, लेकिन इसका मतलब हम भगवान थोड़े, हम इंसान है। भगवान तो मोदी जी है, वो खुद स्वयं कह रहे हैं कि हम तो प्रकट लिए हैं इस धरती पर, वो भगवान मोदी जी है। बाकी हम लोग तो कभी नहीं कह सकते। हमारे जो समर्थक है वो तो कुछ भी कह सकते हैं। आपने उन्हें भगवान माना, परंतु वही कांग्रेस पार्टी जो कि हमारे प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से हैं, उनकी रोज इंसल्ट करती रहती है। आज बीजेपी वही मुद्दा बना रही है, एनडीए मुद्दा बना रहा है कि जब कांग्रेस पार्टी अगर ओबीसी समाज के एक प्रधानमंत्री को सम्मान नहीं दे सकती तो महागठबंधन क्या करेगा ओबीसी के लिए? वो हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे देश को बर्बाद करते रह जाए, हमारे देश को, युवा को भविष्य अंधकार में डालते रहे, हमारे देश में युवा को मोबाइल पे ला दे, डाटा फ्री कर दे, उससे हमारे देश के युवा का भविष्य बर्बाद होते रहेगा और हम उनको कुछ भी नहीं कहेंगे। ये भी हमारे पास अधिकार नहीं है। हम देश के सरकार में जो है उनको आईना नहीं दिखाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी का लाइन था कि विपक्ष जो है वो हमारी तीसरी आंख होता है, जो चीज हम नहीं देख पाते वो हमें दिखाते हैं। तो मैं मोदी जी को जो नहीं देख पाते हैं वो हम उनको दिखाने का काम करते हैं। हम उनके दुश्मन नहीं हैं, हम उनके शुभचिंतक हैं। कि आपने युवा से आपने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो नौकरी कहाँ गया? आपने वादा किया था कि विदेश से काला धन लाएंगे, वो पैसा कहाँ गया? हर किसी के खाते में क्यों नहीं पैसा पहुंचा? आपने कहा कि देश में पकौड़ा बेचना रोजगार है। अच्छा, मेरा सवाल एक बार सुन लीजिए। आपने युवा की बात उठाई, बड़ी अच्छी बात उठाई है, क्योंकि आज अमित शाह ने भी यही कहा है। आपको जानकारी नहीं होगा, नहीं, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं। मेरी एक बात सुन लीजिए, किसी पुराने जानकार से आप बात कर लीजिएगा कि 25-30 साल पहले भारतीय जनता पार्टी, जिसको आप जननायक कर्पूरी ठाकुर जी आज कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं, जो बड़े ढिंडोरा पीट रहे हैं, उनको किस तरीके से गाली देते थे भाजपा के लोग। आप किसी पुराने राजनेता से चर्चा कर लीजिएगा कि भाजपा के लोग क्या कहते थे। उन भाजपा के लोग कहते थे कि तुम नाई हो, तुम्हारा औकात नाई का है, तुम जाओ अस्तूरा उठाओ और बाल काटो, तुम सत्ता और मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं हो। ये बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे आज से 20-30 साल पहले। आज उनको ओबीसी का, अति पिछड़ा का वोट चाहिए, तो आज इस तरीके से जननायक की बात कर रहे हैं। हम लोग तो कर्पूरी ठाकुर जी के विचार को लेकर जी रहे हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। अगर आप इंसल्ट की बात कर रहे हैं तो मुझे ये बताइए, कल ही राहुल गांधी ने सीताराम केसरी को बड़ा सम्मान दिया है, उसको पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म बोला जा रहा है। ये तो आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि सीताराम केसरी कितने पीड़ित थे, जिस तरह का असम्मान उन्होंने देखा, भुगता, उसके लिए सब जानते हैं कौन रिस्पॉन्सिबल है। बल्कि चलिए आप इसमें से राजनीति हटा दीजिए, जो संतोष केसरी हैं, उनके ग्रैंडसन, उन्होंने CNN न्यूज़ 18 को बोला है कि हमें बहुत पीड़ा होती है और इसके लिए कांग्रेस ही रिस्पॉन्सिबल थी, जिस तरह का असम्मान उन्हें दिया गया। अब बताइए, ओबीसी वर्ग के इतने लीडिंग आइकॉन थे सीताराम केसरी, उनके लिए इस तरह के असम्मान को आप क्या कहेंगे? और कल अब ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है कि नहीं है कि उनको इलेक्शन के पहले राहुल गांधी को सीताराम केसरी याद आ रहे हैं? मैं बता दूं, अरे भाई, मैं बता रहा हूं कि किस कालखंड में क्या हुआ,
इसका जानकारी आज मुझे नहीं है और ना इस पे मैं जाना चाहूँगा। आज मैं जानना चाहूँगा कि हमारे देश के नौजवान जो बेरोजगार रोड पे गाँव भटक रहे हैं उनके बारे में सोचे। कर्पूरी ठाकुर की बात की, आपने कहा जनसंघ उनको सम्मान नहीं दे पाया। मैं आपसे पूछ रही हूँ सीताराम केसरी को क्यों नहीं सम्मान दे पाए? नहीं, आप उनकी तरफदारी क्यों कर रहे हैं मैडम? नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ बस मुकेश जी, मैं आपसे बड़ी हम्बली सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी वो है कि जो राष्ट्रपिता को गोली मारने वाले लोग हैं, हत्या करने वाले लोग हैं, उनके बारे में क्या आप बात कर रहे हैं? और किस कालखंड में क्या हुआ उसके बारे में आज क्या बात करना है? हमें तो आज ये बात करना है कि आज देश के युवा बेरोजगार रोड पे घूम रहा है, उसके लिए क्या कर रहे हैं? ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, 5 किलो चावल पे देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल पे ला दिया। आज देश के लोग मान रहे हैं कि 5 किलो चावल ही उनका विकास है और घूम घूम के कह रहे हैं कि हम 5 किलो चावल दे रहे हैं, जैसे लग रहा है सब अपने घर से दे रहे हैं। देश के खजाना गरीब के लिए पहले से है। ये फूड सिक्योरिटी बिल किसने लाया? कांग्रेस ने ही लाया है। अच्छा चलिए ये बताइए, आज ही का व्यवस्था बना दिया है। सुनेंगे अमित शाह क्या कह रहे थे आज। अमित शाह कह रहे थे कि नीतीश बाबू तो बिहार के पुत्र और पुत्रियों के लिए काम करेंगे, लेकिन सोनिया गांधी हैं वो अपने पुत्र को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहती हैं, लालू यादव हैं वो अपने पुत्र को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे बिहार के लड़के लड़कियों के लिए या युवा के लिए कौन काम करेगा, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, यही अमित शाह जी हैं, यही मोदी जी हैं जो नीतीश कुमार जी के लिए दरवाजा बंद करते थे और नीतीश जी को कहते थे कि तुम्हारा डीएनए खराब है, और आज वो नीतीश जी का तारीफ कर रहे हैं। तो आप तारीफ की बात कर रहे हैं, लेकिन यही जो नीतीश कुमार जी को डीएनए खराब करने की बात कर रहे थे, पूरा बिहार का डीएनए खराब है, तो उसका सवाल भी जवाब दीजिए ना। यही अमित शाह जी ने आके बिहार में कहा था कि ए नीतीश बाबू, आपके लिए हमारा दरवाजा बंद है, ठीक है ना? तो उस पे भी तो चर्चा कर लीजिए। तो भाई भतीजावाद या परिवारवाद महागठबंधन में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके हिसाब से? देखिए, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, उसी तरीके से राजनेता का बेटा भी राजनेता बन सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और महागठबंधन से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी का लिस्ट अगर मैं दे दूं तो मैं अभी आपको 2 घंटा ले लूंगा, 2 घंटा में गिनती कंप्लीट नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी में हर एक जगह पे जाइए कि वहाँ पे परिवारवाद हमारे महागठबंधन से ज़्यादा वहाँ पे है, ठीक है? लेकिन ये लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे। अच्छा, आप मल्ला समाज के पुत्र कहे जाते हैं, निषाद समुदाय के हक के लिए बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अनुसूचित जनजाति में आप उनको नहीं ला पाए, चाहे वो एनडीए का वक्त हो या फिर जो है महागठबंधन का समय हो। आप इस बार क्या गारंटी दे रहे हैं कि आप उनके लिए कुछ कर पाएंगे? भाई, तो यही लड़ाई लड़ रहा हूँ ना मैडम। हमारी पार्टी जो एक आंदोलन करके निषाद समुदाय को आरक्षण दिलाना चाह रहे हैं। जब बंगाल में निषाद को आरक्षण है, जब दिल्ली में आरक्षण है एससी का, तो बिहार में क्यों नहीं है? मोदी जी 2014 में इनके लोगों ने हमसे वादा किया, 2015 में स्वयं मोदी जी ने वादा किया, 2020 में अमित शाह जी ने वादा किया और पूरा नहीं किया। इसके लिए तो हम उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं और इसलिए तो उनसे दूर होकर हम अपना एक अलग राजनीतिक पार्टी खड़ा करके और हम अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। और निश्चित तौर पे हमारी दिल्ली में जब 2029 में सरकार बनेगी तो निषाद समुदाय को हम आरक्षण दिलाएंगे, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो हमारे साथ कई बार चीटिंग कर चुका है, कई बार बोल के उन्होंने काम नहीं किया। आज इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी से मैं दूर हूँ और उनसे मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। मेरा एक आखिरी सवाल, क्योंकि मेरे पास कम समय है, मैं बस आपसे, ये जो जंगल राज का आरोप आ रहा है, सब यही कह रहे हैं कि महागठबंधन आया तो आरजेडी जंगल राज वापस लाएगी, आरजेडी के सारे नेताओं पे केस है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि वो अभी भी बेल पे बाहर हैं। आपके पिताजी जितन साहनी की बहुत ही निर्मम हत्या करी गई थी, इसीलिए आप खुद इस पीड़ा को समझते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर कितना ज़रूरी है, सुशासन कितना ज़रूरी है बिहार के लिए। ये तो नीतीश जी के सरकार में ये घटना हुआ है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, जिसकी जंगल राज की आप बात कर रहे हैं, वो गरीब पिछड़ा दलित के लिए मंगल राज था। वो राज अगर फिर से आ जाए गरीब पिछड़ा के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि कुछ जाति या कुछ धर्म के लोगों के लिए वो जंगल राज था। क्योंकि कल तक जब उनके खेत में हम हल जोत रहे थे तब तक मैं सही था, और जब मैं उनके खेत में हल जोतना बंद कर दिया तो वो हमें जंगल राज कह रहे हैं, ठीक है? तो ये कुछ जाति या कुछ धर्म के लोग परसेप्शन बनाया गया। सच्चाई तो वो था कि जो लोग जमीन पर बैठने का जिसका हैसियत नहीं था, लालू प्रसाद यादव जी उनको कुर्सी पर बैठाने का काम किया। आज अगर मुकेश सहनी अगर आपके सामने में अगर सीना तान के अगर बैठा है और अपनी बात को मजबूती से रख रहा है, तो ये ताकत हमें किसने दिया?
आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने दिया, कर्पूरी ठाकुर जी ने दिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया, मंडल मसीहा ने दिया। ये भाजपा वाले ने, संघ परिवार ने हमको नहीं दिया ये ताकत। पर मुकेश जी, आपने चाहता भाजपा के लिए तो खुद कैंपेनिंग की है। मुकेश जी, भाजपा के लिए तो आपने खुद भी कैंपेनिंग की है। नहीं, मैंने काम किया है। मैं एक उम्मीद से काम किया था भाजपा के साथ कि उन्होंने वादा किया था कि निषाद समुदाय को आरक्षण देंगे, और मैं राजनीति में नया था और मैं उनको पहचान नहीं पाया था। जब से मैं पहचान लिया भाजपा से तो मैं उससे दूर हो चुका हूं। मैं यही आशा करती हूं कि इस बार आप निषाद समुदाय के लिए कुछ ना कुछ जरूर कर पाएंगे, चाहे वो महागठबंधन के साथ जुड़ा हो या फिर एनडीए के साथ। रहे, निश्चित तौर पर निषाद समुदाय को आरक्षण हम जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।